ठीक है, कल्चर में किस तरीके से जो एक्शंस हमने कहा था कि जी बड़े एक पैटर्न वे में लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन एक पैटर्न वे में कर रहे होते हैं, वहां पे डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं विच आर एक्चुअली कॉल्ड द एक्सेप्टेड बिहेवियर्स। वैल्यूज होते हैं विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, क्या चीजें राइट है, क्या चीजें रॉन्ग है, वो भी कल्चर टू कल्चर चीजें वेरी करती हैं। जिस तरीके से एग्जाम्पल हमने ली थी कि जस्ट स्पिटिंग ऑन द रोड इज एन एक्सेप्टेड, इज अ नॉर्म, हमारी वैल्यूज अब वो बन गई हैं कि इट इज अ राइट थिंग। करप्शन इज अ राइट थिंग। टाइम की पाबंदी ना करना या टाइम का कॉन्सेप्ट इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। तो ये वेरिएशंस जो हैं इनको समझने की जरूरत होती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो सिर्फ हम इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं कन्फाइन कर सकते। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये जो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट रिसर्च स्टार्ट हुई, बेसिकली इसका स्टार्ट ही अर्ली 1960s में हुआ था। और इस सब्जेक्ट एरिया जो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट है, इसका एम्फसाइज इसी वजह से हुआ था कि बहुत सारे बिजनेसेस दिस वांटेड टू मूव इंटरनेशनली। उससे पहले भी इंटरनेशनल बिजनेसेस होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा बिजनेसेस में ट्रेंड आया कि वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जाएं और फिर समझें कि ग्लोबल जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको समझने की जरूरत पेश आई। Because the managers who were sent abroad, the managers who were from the parent country, they were sent to the host country, या managers who were from the third country were sent to the host country, उनको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज के साथ डील करना, कस्टमर्स के साथ डील करना, सप्लायर्स के साथ डील करना, ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई। और ये जो अनफोरसीन किस्म की प्रॉब्लम्स थी, जिसे हम अनफोरसीन प्रॉब्लम्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंटिंग इशूज, दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई चेन इशूज, they are not straightforward plus minus or statistically accountable issues। ये वो issues थे जिनको हम unseen conflicts कहते हैं, और उनकी वजह से जो low performances issues आए, उससे फिर एक डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ कि वेदर जो स्ट्रेटजीज वो अप्लाई करने की कोशिश कर रही है क्या एज इट इज दे आर ट्रांसफरेबल टू अदर कंट्रीज एंड कल्चर्स। और वो स्ट्रेटजीज ऑब्वियसली आपके बिजनेस के हर डिपार्टमेंट के अंदर यूटिलाइजेबल है, यहां तक कि अकाउंटिंग में भी वो यूटिलाइजेबल है। बहुत सारी कंट्रीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो उनके टैक्सेशन के इश्यूज डिफरेंट है। बहुत सारी कंट्रीज, और यहाँ पे ये तो हमने बड़ी बात कर दी जो प्रोसीजरल बात है, लॉज, टैक्सेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर बात जब हम करते हैं अबाउट द पीपल, ठीक है, उनके कस्टम्स, उनके आइडियाज, उनके सोशल बिहेवियर्स, उनको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द क्रॉस कल्चरल मैनेजर्स एक्सपर्ट्स। कल्चर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की जा सकती है जी कल्चर को हम डिफाइन कैसे करें। यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वेज। यहाँ पे हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द पैटर्न वेज। पैटर्न वो कि जिसके अंदर हमें खास किस्म का पैटर्न नजर आता है, पैटर्न वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग यानी इमोशंस, एंड रिएक्टिंग, विच आर बेसिकली एक्वायर्ड यानी आप सीखते हो, एंड ट्रांसमिटेड मेनली बाय सिंबल्स constituting the distinctive achievement of human groups, indicating their embodiments and artifacts। यानी जो चीजें नजर आ रही हैं हमें, उनको सामने देखते हुए हम एक कल्चर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो उसको ना काइंडली रिक्वेस्ट करें कि वो रीट्राई करे, या फिर ईमेल जो उसने गूगल क्लासरूम जिससे ज्वाइन किया ना, कोशिश करे कि उस ईमेल से करे। ठीक है, ये इश्यूज एक दो स्टूडेंट्स को आएंगे, लेकिन वो काइंडली इसको ना जरा हैंडल कर लें। ये ग्रुप पे जरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कहा कि एक और रिसर्चर है वो कहता है कि जी कल्चर जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपस में बातचीत करने का, आपस में राब्ते का, आपस में आइडियाज ट्रांसफर करने का जो बेसिकली तरीका है। कम्युनिकेशन को हम बहुत हद तक ट्रांसफर ऑफ आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप आइडियाज और अंडरस्टैंडिंग को जो ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। तो बहुत सारी स्लैंग्स होती हैं। अब स्लैंग्स जो हैं दे आर एक्चुअली
दोज टर्म्स हम अगर कई दफ़ा बहुत दावा करते हैं कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, अंग्रेज़ी में बड़े हम आला दर्जे की हमने अंग्रेज़ी सीखी हुई है, लेकिन समटाइम्स अगर हम दूसरी किसी कंट्री में जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी उनकी बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फिर वो स्लैंग्स यूज़ कर रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने एक्रोनाइम्स या शॉर्ट टर्म्स डिवाइस की होती हैं। सिमिलरली स्लैंग्स हमारे भी इलाकों में होते हैं, हमारे भी कल्चर में होते हैं। तो कम्युनिकेशन जेस्चर्स किस तरीके से हैं, आपके इशारे कौन से हैं, रूड इशारे कौन से हैं, और जो आप एक बिलोंगिंगनेस के बारे में एक दूसरे को किस तरह इशारे कर रहे हैं, और एक बात समझाने के लिए ना किस तरह किया जाता है, सर आगे की तरफ हिला के या सर साइड की तरफ हिला के ना किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं जो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। फिर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, खुशी गमी कैसे मनाई जाती है, किसी की डेथ के ऊपर उस कल्चर के अंदर किस तरीके से उस डेथ को बेसिकली आप रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, खुशियों को सेलिब्रेट कैसे करती है, त्यौहार किस तरह मनाती है, अपनी जीत की खुशी कैसे मनाती हैं, बहुत ओवर इमोशनल। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, one of the things that I noticed in Malaysia was that these people were emotionally very stable. और जब मैंने कंपैरिजन किया विद पाकिस्तान तो मुझे पता चला कि हमारे एक करेक्टरिस्टिक है, मैं इसको एक खराबी नहीं कहूँगा, हमारी करेक्टरिस्टिक है दैट वी आर इमोशनली वेरी एक्सप्रेसिव। हमारा जो खुशियाँ मनाते हैं और जो गमियाँ मनाते हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर अक्सर एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आवर पर्टिकुलर कल्चर, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर्स, खुशी में बिल्कुल एक दूसरे को हक करना, या जिस तरीके से आप शादियाँ होती हैं, डांसेस वगैरह होती है, ये हमारा एक कल्चर का एस्पेक्ट है फॉर इंस्टेंस। या वो जो सारा एस्पेक्ट जो हम कर रहे हैं, जब खाना लगता है तो एकदम रश करते हैं, लाइंस नहीं बनाते, वो तमाम इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, एंड एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम सम अदर कल्चर। तो वही मैंने आपको जो क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट रिसर्च की बात बताई, उसके अंदर उसकी जो ज़रूरत है उस क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट रिसर्च की, वो बेसिकली ये कि वी नीड टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विद इन द कंट्री एंड विद इन द कल्चर। देन वी नीड टू कंपेयर दैट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन बिटवीन द कंट्रीज एंड कल्चर, उनका कंपैरिजन, उनकी डिफरेंसेस हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। Then we need to explain and improve the interaction between employers, customers, suppliers, or business partners that are from different countries and different cultures. इसके अंदर जो हॉफस्टेड है, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है अबाउट द कल्चर, बेसिकली इसने कहना चाहिए कि सबसे पहली इसने क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट की स्टडी की। IBM एक बड़ी मशहूर मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें उसने तकरीबन उसके 20 से ज़्यादा मुल्कों में जो उसके एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, क्योंकि उसकी काफ़ी सब्सिडरीज थी, तो उसने उनके अंदर उनके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया, ठीक है। तकरीबन 1,16,000 क्वेश्चन जो हैं वो उसने शेयर किए उनके साथ, और 3-4 साल तक ये स्टडी चली, ठीक है। और उस स्टडी में ऑलमोस्ट 150 जो थे वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये IBM में ये स्टडी परफॉर्म की गई, IBM में अर्ली 1967 से लेके 1973 तक, ठीक है। हॉफस्टेड की ये स्टडी इसने परफॉर्म की, और उसके अंदर ये फाइंड आउट हुआ कि कल्चर को 5 डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। पावर डिस्टेंस, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। और पहले तो 4 का हुआ, लेकिन जब चाइना में और एशिया में स्टडी की गई तो उन्होंने एक और डायमेंशन दरियाफ्त की जिसका नाम था कन्फ्यूशनिज्म और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इनके थोड़े से फीचर्स बताए थे। हाई पावर डिस्टेंस वो होते हैं जहाँ पे अथॉरिटी ओपनली डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, सोशल क्लास पे बिलीव किया जाता है, डेजिग्नेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं
जो अपर डेजिग्नेशन के लोग होते हैं उनके हाथ में ज्यादा पावर होती है, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी ज्यादा होती है। जो लोअर वाले होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको हुक्म दिया जाए, उनको प्रॉपरली गाइडलाइंस दी जाए। उन कल्चर्स में उनके अंदर खुद से सोचने की जो सलाहियत है वो निस्बतन कम होती है, ठीक है। और बहुत कम ऐसे होता है कि जो बॉस है और सब ऑर्डिनेट है उसके बीच में बड़ा क्लोज सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। और ऑटोमेटिकली जो हाई पावर डिस्टेंस के कल्चर के लोग हैं उसमें जो मेंबर्स हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे कि देयर इज अ क्लास डिफरेंस। वो खुद से ही घुले मिलेंगे नहीं अपने बॉस से, या बॉस खुद से घुले मिलेंगे नहीं अपने सबऑर्डिनेट से। ऑन द अदर हैंड जो लो पावर डिस्टेंस होती है वहां पे जो चीज हाई पावर डिस्टेंस में नहीं है वो लो पावर डिस्टेंस में उससे उलट होता है, ठीक है। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं, आप इनको गो थ्रू करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। अब ये लो पावर डिस्टेंस जो मैंने आपको मैप्स भी साथ शेयर किए हैं, ठीक है, कि हमने देखा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे रशिया इज हाई पावर डिस्टेंस कंट्री, मलेशिया इज हाई पावर डिस्टेंस कंट्री, इवन इंडिया में पावर डिस्टेंस ज्यादा है, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में निस्बतन कम है, और यूएसए, कनाडा और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये एक्चुअली ये हैं, ये कंट्रीज जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई पावर डिस्टेंस जो है वो लो पावर डिस्टेंस जो है वो प्रिवेल करता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, ठीक है, ये जो कल्चर की डायमेंशन है कि इसमें जो मेंबर्स हैं वो कितना थ्रेटन फील करते हैं इफ द सिचुएशन इज अनसर्टन, एम्बिगुअस, या एक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन उनके सामने नहीं आती, अनस्ट्रक्चर्ड किस्म की सिचुएशंस आती हैं। Now this is happening actually in those businesses जहाँ पे जो प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी है वो हाई है, जहाँ पे इनोवेशन और क्रिएटिविटी का बहुत अमल दखल है। और आपने खुद इस चीज से अंदाजा लगाया होगा कि जिस तरह यहाँ पे देखो यूएसए जो है वो बेसिकली उसकी टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी काफी हाई है, ठीक है। इसी तरीके से चाइना में भी टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी हाई है, जापान में अच्छा अवॉइडेंस नजर आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप ये देखो कि ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन ज्यादा है, जहाँ पे न्यू आइडियाज ज्यादा आती हैं, लेकिन ये वो कंट्रीज हैं जो अच्छी प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट ज्यादा बनाती हैं, ठीक है। अब ये एक बड़ा एक बेसिक किस्म का डिफरेंस। इसी तरह यूरोप में देखो, यहाँ पे भी जो ईस्टर्न यूरोप है यहाँ पे अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ज्यादा है, कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, बड़ा एक स्टेबल किस्म का जो है ना वो एक लाइफ होनी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमें प्रोसीजर्स का पता चले, ठीक है। तो कल्चर्स जिनके अंदर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ज्यादा है वहां पे बिलीव्स भी स्ट्रिक्ट होते हैं, वहां पे बिहेवियरल कोड्स भी जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और पीपल जो हैं वो इतनी जल्दी अपने आइडिया से डिविएट नहीं करते, न्यू चीजों को इतना एक्सेप्ट नहीं करते। तो गूगल भी अमेरिका में इसलिए बना, एप्पल भी अमेरिका में इसलिए बना, न्यू प्रोडक्ट्स भी अमेरिका में इसलिए डेवलप होती हैं। हालांकि होता ये है कि प्रोडक्ट यहाँ डेवलप होती है और ये कंट्रीज पर उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है। और इस वजह से बहुत कम आपने देखा होगा कि न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप हो रही है इन कंट्रीज में, ज्यादातर डेवलपमेंट इधर होती है। तो ये एक फीचर ऑफ द कल्चर है जो इस चीज को ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी इज आल्सो अ डायमेंशन ऑफ अ कल्चर। जो ज्यादा फेमिनिन कल्चर्स होते हैं वहां पे ये एक जिसे कहते हैं उनके फीचर्स ये है कि लाइफ क्वालिटी के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करें, ठीक है। उसके बाद ये कि रिलेशनशिप्स को ज्यादा फोकस करते हैं ये फेमिनिनिटी वाले कल्चर्स जो है। उसके बाद वहाँ पे एक दौड़, एक कंपटीशन कम होता है। जो मस्कुलिन कल्चर्स होते हैं वहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर, डिसीजन, डोमिनेंस, इसकी दौड़ ज्यादा लगी रहती है। सक्सेस और स्टेटस जो है वो ज्यादातर मस्कुलिन कल्चर्स के अंदर होता है। यहाँ पे स्टेटस है और यहाँ पे रिलेशनशिप पे फोकस। ये वर्ल्ड मैप है जो शो कर रहा है कि कौन सी कंट्रीज जो हैं उनके अंदर फेमिनिनिटी पे ज्यादा हाई है और कौन सी कंट्री हैं वो मैस्कुलिन ज्यादा हैं। देखो चाइना इज वेरी मैस्कुलिन, सिमिलरली इंडिया इज मैस्कुलिन,
अब यहाँ पे ये मेक्सिको जो है, दिस इज मैस्कुलिन, ठीक है। और अगर देखा जाए तो द लोएस्ट जो फेमिनिन कल्चर्स हैं वो ज्यादा। अब देखो ये स्लाइड अब नजर आ रही है। ओके, अब प्रेजेंट हो गई जी, ये स्लाइड डिस्कस हुई है। जी एनीवन मुझे जरा बताए कि ये स्लाइड डिस्कस हुई है या बीच में ही नो सर, ये भी डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, ये डिस्कस नहीं हुई, ठीक है, इससे पिछली स्लाइड। ओके। अच्छा, जैसे मैं बता रहा था कि अब दुनिया के मुल्कों में जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी है वो डिफरेंस है, ठीक है। जैसे मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की बात हुई थी कि यहाँ पे जो फेमिनिटी मैस्कुलिनिटी है वहाँ पे स्टेटस के ऊपर फोकस है, वहाँ पे वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है, वहाँ पे सक्सेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। अच्छा, इसी तरीके से जो फेमिनिन कल्चर्स हैं वहाँ पे रिलेशनशिप है, वहाँ पे केयर है, ठीक है, वहां पे ये कि लाइफ इज इम्पोर्टेंट, वर्क इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो एटमोसफियर को बड़ा दी जाए। तो ये वो फीचर्स हैं कि जो कल्चर टू कल्चर वेरी कर रही हैं रिगार्डिंग मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। अब यहाँ पे देखो कि दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं वो एक्सट्रीमली मैस्कुलिन भी हैं, जैसे चाइना। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि जो जैसे मेक्सिको, ये देखो एक्सट्रीमली मैस्कुलिन है। और जिस तरह यूएसए है वो मिडल में कहीं लाया कर रहा है, पाकिस्तान मिडल में कहीं लाया कर रहा है, और कुछ हैं जो काफी हद तक फेमिनिन कल्चर पे बिलीव करते हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत हद तक डिफरेंस आता है कि जो लोग इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हैं, यानी जिन कल्चर्स में, और जिन कल्चर्स में जो है वो इंटरडिपेंडेंटली ग्रुप्स में काम करना जो है उसको ज्यादा प्रिफर किया जाता है। तो वहां पे भी अगर आप ये देखे जाएं, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देखा हूँ, डिसीजन मेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैनेजर्स जॉब, ठीक है। अब जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है ना उनमें देखा गया है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होगी, वेयर एज जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स हैं, यानी कलेक्टिविस्ट कल्चर्स कंट्रीज और कंपनीज दोनों में ये कल्चर शो होगा, वहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो डिलेड होगी या स्लो होगी। नाउ इफ यू आर सेंडिंग अ पर्सन फ्रॉम दिस कल्चर टू दैट कल्चर, तो उसको ये चीज अप्रिशिएट करनी है कि आप अगर जापान में हैं तो यू नीड टू गिव टाइम फॉर योर सप्लायर्स, फॉर योर कस्टमर्स टू मेक डिसीजन, ठीक है। तो ये जो सटल डिफरेंसेस हैं ये बड़े प्रोमिनेंट हो जाते हैं जब आप इनको फॉलो नहीं कर पाते। जो कलेक्टिविस्ट कंट्रीज हैं वहां पे एक जो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा उस पर फोकस किया जाता है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, उनकी बात ज्यादा मानी जाती है। जबकि जो इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज हैं वहां पे इंडिविजुअल जो है वो अपने डिसीजंस के ऊपर ज्यादा बा इख्तियार होता है और उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिलती है। सो हियर इज द मैप जो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म की शो कर रहा है कंट्री वाइज, ठीक है। एंड इट्स इन आई थिंक ये कौन सा कलर होता है, ये जामनी कलर जिसे हम कहते हैं, तो पर्पल कलर, ठीक है। तो इसमें देखो कि दिस इज हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, हाईली इंडिविजुअलिस्टिक। अच्छा, उसके बाद टू सम एक्सटेंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिविजुअलिस्टिक। ये जो आई थिंक नॉर्दर्न यूरोप है या वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप जिसे हम, नहीं ये वेस्टर्न यूरोप है, ये कंट्रीज ये काफ़ी हद तक इंडिविजुअलिस्टिक है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में देखा जाए तो इंडिविजुअलिज्म ऑन राइज है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इनक्रेडिबली वेरी कलेक्टिविस्ट, ठीक है। चाइना कलेक्टिविस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्टिविस्ट कंट्रीज है ना यहाँ पे ग्रुप ग्रुप प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। आप ग्रुप के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, अदरवाइज आपकी लाइफ जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। एंड दिस इज नंबर 5 जो बाद में ऐड हुआ, दैट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ठीक है। ये कंफ्यूजनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिससे जो चाइना में कंफ्यूजियस फिलोसफी है, ठीक है, जो ये सोचती है कि लोगों की अपनी ओरिएंटेशन क्या है लाइफ में,
ठीक है, क्या वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म सोचते हैं अपनी लाइफ के हवाले से। जो लॉन्ग टर्म कल्चर्स हैं उनके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा है, गोल्स में परसिस्टेंसली बहुत है, वो ज़्यादा लंबे गोल्स बनाते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके अंदर स्टेटस और रैंक को बड़ा इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि वक्त के साथ साथ अब आगे बढ़ती है। वहाँ पे ट्रेडिशंस को फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू द मॉडर्न कंडीशंस। सोशल और स्टेटस ऑब्लिगेशंस को बड़ा फोकस किया जाता है। वहाँ पे सेविंग रेट्स हाई होती हैं क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस कहते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स। ठीक है, और और पर्पस बहुत होता है उसके अंदर, और एक फीलिंग ऑफ शेम होती है if you're not able to achieve or do something in your life। शॉर्ट टर्म कल्चर्स जो हैं वो एक पर्सनल स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, फौरी तौर पे लॉस ऑफ फेस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सोशल और स्टेटस ऑब्लिगेशंस के ऊपर वो फोकस जरूर रखते हैं लेकिन इतना उनको कंसिडर नहीं करते। वहाँ पे सेविंग रेट्स लो होती हैं और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ लो होती हैं क्योंकि क्विक प्रॉफिट्स पे फोकस किया जाता है। ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट होती है लेकिन चेंज को भी एक्सेप्ट किया जाता है, और ग्रीटिंग्स और प्रेजेंट और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक किया जाता है बेस्ड अपॉन रेसिप्रोसिटी, कि अगर कोई मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहा है तो मैं भी उसके साथ अच्छा सलूक करूं, क्योंकि शॉर्ट टर्म थिंकिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये कंट्रीज़ हैं, जिस तरह देखो कि जो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाली कंट्रीज़ हैं, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी ये जर्मन वर्ड है उसने नाम दिया है, तो ये देखो ये शॉर्ट टर्म, सॉरी दिस इज़ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये कंट्री जैसे ये अरब की कुछ कंट्रीज का दिखाया है, दे आर वेरी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद ये द मिड में ये कंट्रीज लाइक करती हैं जो नाइदर टू लॉन्ग टर्म नाइदर टू शॉर्ट टर्म। इस तरह ये मैप है जो दो डायमेंशंस जो हैं विच इज पावर डिस्टेंस एंड कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, उसको उन्होंने एक मैप के ऊपर शो किया। हेयर सी वी कैन आल्सो ट्रेस पाकिस्तान ओवर हेयर। अब ये पाकिस्तान जो PAK है, देखो अगर आप इस मैप में देखो तो इसकी पावर डिस्टेंस ऑलमोस्ट मिडल में है, लेकिन कलेक्टिविस्ट में ये ज्यादा हाई है। अच्छा, अगर यहाँ पे देखो ये मलेशिया, जो मेरे लिए खुद भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ये लार्ज है पावर डिस्टेंस में और कलेक्टिविज्म में भी हाई है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये USA जो इंडिविजुअलिज्म की तरफ है टूवर्ड्स, ठीक है, और पावर डिस्टेंस में भी लो है। अच्छा, और कौन सा कंट्री अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा इसका आजकल रुख देखने को मिल रहा है और पावर डिस्टेंस में भी ये हाई है। अच्छा, अब ये मिडल लाइन है। ठीक है, इसका मतलब है कि नाइदर टू कलेक्टिविस्ट नाइदर टू इंडिविजुअलिस्टिक, ये यहाँ पे मिडल लाइन है विच सेज नाइदर टू हाई पावर डिस्टेंस नाइदर टू लेस पावर डिस्टेंस। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का HRM प्रैक्टिसेस के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, कल्चरल अगर देखा जाए कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में अगर सोसाइटीज जिनके अंदर कलेक्टिविज्म ज्यादा है तो वहां पे ना ग्रुप रिक्रूटमेंट का मतलब है विद इन अ ग्रुप रिक्रूटमेंट जो है ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो अचीवमेंट है ना इंडिविजुअल की, अगर लो ग्रुप कलेक्टिविज्म है तो फिर इंडिविजुअल की अचीवमेंट्स, इंडिविजुअल की CV, इंडिविजुअल के स्कोर्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होंगे। लेकिन अगर हाई इन ग्रुप कलेक्टिविज्म है तो फिर उसकी टीम रिलेटेड स्किल्स या उसके ताल्लुकात या उसकी एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा फोकस में आएंगी। सिमिलरली आगे भी बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें हैं जैसे कंपनसेशन में या टास्क डिस्ट्रीब्यूशन में या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, जिनमें ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये एक डायमेंशन हमने जो स्टडी की थी विच वाज हॉफस्टेड स्टडी। इस स्टडी के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लायक करता है। वो क्रिटिसिज्म ये था कि ये स्टडी एक कंपनी की सब्सिडरीज के ऊपर की गई थी, और हालांकि वो सब्सिडरीज 20 से ज़्यादा कंट्रीज में थी और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टडी अभी भी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है।
तो फिर एक सेकंड स्टडी की गई जिसमें ये जो प्रॉब्लम्स, जो हॉफस्टेड के प्रॉब्लम्स थे, उनको कवर अप करने की कोशिश की, और इस स्टडी का नाम था फिर ग्लोब स्टडी। ठीक है, ग्लोब बेसिकली नाम निकला इससे है, ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस। तो ये ग्लोबल लीडरशिप जी एल ग्लोबल लीडरशिप, ओ बी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एंड ई का मतलब है इफेक्टिवनेस। तो ये आप नोट भी कर लो, शायद स्लाइड्स में इसकी डिटेल ना गिवन हो। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टडी 1991 में स्टार्ट की गई। अब देखो काफी, सर आपने क्या कहा था, जीएल क्या है? ग्लोबल लीडरशिप ठीक है। एंड ओबी मींस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस की जो स्टडी थी ये 1991 से स्टार्ट की गई। ठीक है, और इस डिफरेंट फेजेस में ये स्टडी होती रही, अर्ली 90s में भी होती रही, अभी भी ये स्टडीज जारी रहती हैं। ये वक्त के साथ साथ ये डायनेमिकली इनको चेंज करते रहती हैं। चेंज करने का मतलब है कि इनको अपडेट करते रहती हैं, ताकि अगर कोई वेरिएशंस ग्लोबल कल्चर में आ रही हैं तो वो साथ साथ उनको नोट डाउन करते जाएं। तो उसके हिसाब से बेसिकली इसका मकसद ये था कि ये देखना कि लीडरशिप बिहेवियर्स और वो करैक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस में बड़े इस्तेमाल होते हैं, वो डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह के होते हैं। ठीक है, और क्या कुछ ऐसे भी लीडरशिप प्रैक्टिसेस हैं या ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स हैं जो कुछ कल्चर्स में एक्सेप्टेबल हैं और कुछ कल्चर्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और किस तरीके से आप उन लीडरशिप एट्रीब्यूट्स को रिलेट कर सकते हैं विद द इफेक्टिवनेस ऑफ विद इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक लीडरशिप बिहेवियर बाय सबऑर्डिनेट्स। यानी अमेरिका के क्या लीडरशिप एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फॉर इंस्टेंस चाइना में एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, ये एक चीज भी देखना बड़ा इसका मकसद था। फिर ये है कि किस तरीके से किसी स्पेसिफिक कल्चर्स के जो बिहेवियर्स और एट्रीब्यूट्स यानी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन मेंबर उन सोसाइटीज की वेल बीइंग यानी उनकी सेहत, उनकी ज़हनी सुकून, उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, और फिर क्या रिलेशनशिप है इन सोशो कल्चरल वेरिएबल्स का कि उसको आप डिफरेंट सोसाइटीज के ऊपर इम्पैक्ट कर सकें। अगर हम इस चीज को कंक्लूड करें तो इसका मकसद ये है कि ग्लोब स्टडी कैरी आउट की गई विद ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से नेशनल कल्चर को देखने के लिए, नेशनल कल्चर को देखने के लिए, और इसलिए ये स्टडी ज्यादा रेलिवेंट इस वजह से भी है कि इसका मकसद ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट कर रहा है। आल्दो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो यू विल नोटिस कि हॉफस्टेड को ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसकी वजह यह है कि हॉफस्टेड पुरानी है और ज्यादा फेमस हो गई है। बट समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई चीज ज्यादा फेमस हो जाती है लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे मैं आपको एक सी एग्जांपल दूं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। अब मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैनेजर्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी जॉब पे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें, और उस मोटिवेशन में जो सबसे ज्यादा जो थ्योरी डिस्कस की जाती है दैट इज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। लेकिन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड हालांकि बहुत मशहूर मोटिवेशन की थ्योरी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, और बहुत सारे इलाकों में वो थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है, वो उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं रहती। सिमिलरली कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हालांकि हॉफस्टेड की स्टडी जो है वो सबसे ज्यादा कोट की जाती है, उसकी डायमेंशंस को एक्सेप्ट किया जाता है और वो ठीक भी है टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो ग्लोब स्टडी है वो ज्यादा न्यू है और ज्यादा रेलिवेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। डायमेंशंस इसके थोड़े से ज्यादा हैं हॉफस्टेड से, उसके 5 डायमेंशंस थे, इसके 9 प्लस इनफैक्ट 10 डायमेंशंस हैं, लेकिन 9 डायमेंशन ज्यादा यहाँ पे डिस्कस होती हैं और वो मिलते जुलते डायमेंशंस हैं। यानी अगर हमने ग्लोब की स्टडी जो है उसको डिस्कस करना है, यहाँ पे 8 की जगह आप 9 कर दो, उसको हमने डिस्कस करना है तो आपको पता चलेगा कि कुछ डायमेंशंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है जो हॉफस्टेड में है, प्लस मोर इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म, इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, पावर डिस्टेंस हम पहले भी देख चुके हैं, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हम पहले भी देख चुके हैं, जेंडर इक्वलिज्म या एगलिटेरियनिज्म को इक्वालिटी के साथ ही, ये वर्ड इक्वालिटी के साथ ही है,
असर्टिवनेस यानी जिसे कहते हैं ना, एक प्रेशर राइज करना और एक फोर्सफुली बात करना, ठीक है, फोर्सफुली बात करना, दैट इज असर्टिवनेस। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ह्यूमन ओरिएंटेशन एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन। ये 9 जो हैं ये ग्लोब के कल्चरल डायमेंशंस हैं, जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। इज देयर अ डिफरेंस? नंबर 1, इंडिविजुअल कलेक्टिविज्म। ठीक है, कलेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे ग्लोब की स्टडी ने कलेक्टिविज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक उसने कहा इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म, और फिर उसने कहा इन ग्रुप कलेक्टिविज्म। अब इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी इंस्टीट्यूट में ये प्रैक्टिस की जाए कि कलेक्टिवली रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना है और कलेक्टिवली रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म हाई होगा। ठीक है, और अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म हाई हो तो वहां के मेंबर्स ये अज्यूम करते हैं कि दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म लो हो तो वहां के मेंबर्स अज्यूम करते हैं दैट दे आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो वहीं पे जो कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, उसका ये इंस्टीट्यूशन से साथ रिलेशनशिप। यहाँ पे ग्रुप लॉयल्टी हाई है, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ पे जो सोसाइटी का इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंडिविजुअल यानी कैपिटलिज्म को ज्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ पे सोशलिज्म को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, सोशलिज्म। यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उनमें सीनियोरिटी, पर्सनल नीड और विद इन ग्रुप इक्विटी को ज्यादा एम्फोसाइज किया जा रहा है। यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उनका सक्सेस के साथ रिलेशनशिप है। यहाँ पे क्रिटिकल डिसीजंस किए जा रहे हैं ग्रुप्स में, और यहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन कौन कर रहा है? इंडिविजुअल्स। तो ये है इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिविज्म। दूसरी होती है इन द ग्रुप कलेक्टिविज्म। इन द ग्रुप कलेक्टिविज्म में ये है कि जिस हद तक एक इंडिविजुअल अपने आप को एक ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहा है, किस हद तक एक इंडिविजुअल अपने आप को एक ग्रुप के साथ एसोसिएट। यहां पे बात हुई थी ग्रुप की इंस्टीट्यूट के साथ रिलेशनशिप, यहां पे बात है इंडिविजुअल की ग्रुप के साथ रिलेशनशिप। अब यहां पे जब आप एक ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो आपके लिए उस ग्रुप अगर हाई है इन ग्रुप कलेक्टिविज्म, तो जो ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस ग्रुप की तरफ से दी गई हैं वो आपका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है बिहेवियर का। अब क्या है, जिस तरह हमारे यहाँ पे इन ग्रुप कलेक्टिविज्म हाई है, हम अपने आप को अपनी फैमिली के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट करते हैं। ठीक है, और उस फैमिली की जो इकदार है, उस फैमिली की जो हमें जो वैल्यूज हैं, रिलीजन है, उसकी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे बिहेवियर को ज्यादा डिक्टेट कर रही हैं। ठीक है, किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह लोगों से मिलना मिलाना है, किस तरह पैसा को खर्च करना है, किस तरह की जॉब करनी है, किस तरह, ये सारी चीजें जो है वो इन ग्रुप कलेक्टिविज्म का अगर हाई है तो वो पार्ट है। लेकिन अगर लो इन ग्रुप कलेक्टिविज्म है तो पर्सनल नीड्स और एटीट्यूड्स जो हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ सोशल बिहेवियर। फिर ग्रुप आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव हैं, वो एक ग्रुप जो है वो जिस तरह उसमें उसने जो उसकी फीचर्स लिखे हुए, लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। लव इज असाइंड अ लिटिल वेट इन मैरिज। ठीक है, क्योंकि ग्रुप का उसमें फोकस चल रहा है। लव इज असाइंड अ ग्रेट वेट इन मैरिज। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल अपना डिसीजन खुद से करेगा। तो ये 2 हमने डिस्कस किए ग्लोब के। थर्ड वाज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह हॉफस्टेड की स्टडी में हमने देखा था। वो अनसर्टेनिटी जो अवॉइडेंस के जो फीचर्स हैं, लो हो तो उसमें क्या होता है और हाई हो तो उसमें आप किस हद तक कोशिश करते हैं कि अगर हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है तो ज्यादा फॉर्मलाइज्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू चेंज। तो अगर आपकी इफ यू आर अ मैनेजर इन अ सोसाइटी वेयर इज देयर इज हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस और आप एक न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब जैसे हमारे एक
एक दोस्त ने कुछ प्रॉब्लम्स का इजहार किया, कुछ उन्हें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात की, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये हमारी सोसाइटी में भी इशू है, ये हमारे स्टूडेंट्स में भी इशू है। बहुत हद तक लास्ट सेमेस्टर में भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि स्टूडेंट्स वर वेरी मच रिलक्टेड टू अडॉप्ट दिस न्यू पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टीचिंग। और जाहिर है टीचर्स की तरफ से भी वही इशू था, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ आर सोसाइटी जहाँ पे हम अनसर्टेनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वी आर वेरी मच क्रिटिकल अबाउट अ न्यू प्रोसीजर। अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई पर्सनली फेल्ट कि इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हमें एक एक्सपोजर मिला आईटी की तरफ, ठीक है। और आपको शायद पता भी हो कि हमारे एक सर, हमारे एक टीचर हैं, माशाल्लाह, उन्होंने अपना एक बड़ा ही जिसे कहते हैं सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके उसको लॉन्च किया। आई माई सेल्फ हैव लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स में मैं उसको यूज कर रहा हूँ। बहुत सारी जो ऑनलाइन, अब देखो बात यही हुई ना कि पहले हम ट्रेनिंग्स दिया करते थे फिजिकली अरेंज करना, वेन्यू अरेंज करना। अब वो टाइम आ गया कि पता चला कि वी कैन यूज टेक्नोलॉजी, और हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उस चीज को का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन देयर वर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा सर हमें समझ नहीं आ रही, देयर वर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने कहा सर हमसे अडॉप्ट नहीं हो रहा। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट द इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट द एटीट्यूड। तो वो जो एटीट्यूड है ना, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को अवॉइड करें, वो एटीट्यूड हमें बहुत सारी नई चीजों को सीखने से भी रोकता है। तो पीपल इन दैट कल्चर बेसिकली शो अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू चेंज। नाउ यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि किस हद तक ये कल्चरल एस्पेक्ट्स हमारे लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। अगेन पावर डिस्टेंस, आई थिंक दिस इज नंबर 4, या दिस नंबर 4, ठीक है। पावर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को भी बड़ा, इनफैक्ट एक बड़ा शेमफुल किस्म का भी एस्पेक्ट है कि कई हमारे कल्चर्स के अंदर अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और जिसे कहते हैं ना सोसाइटी, दोनों की हम मिला के बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमने देखा कि भाई कई लोग आते हैं हमारे घर में, या हमारे घर में नहीं, इनफैक्ट कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपने साथ भी नहीं बिठा सकते, तो हम उनको जमीन पे बिठा देते हैं। समटाइम्स आई डोंट नो कि कई जगह पे ऐसे होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसी भी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। हमारे घर जो काम करने वाले अक्सर लोग आते हैं, सफाई वाले आते हैं, वो जो एक पावर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो जॉब्स पे भी है। हम फिर खुल के अपने बॉस से, अब बॉस जो है ना, बॉस एक बहुत बड़ी चीज अगर हमें लगे, हम बॉस को कम्युनिकेट ना कर सकें, बॉस को अपने आइडियाज ना दे सके, बॉस को अपनी प्रॉब्लम्स ना बता सके और उससे डरते रहे, तो वो एक हाई पावर डिस्टेंस की निशानी है, ठीक है। और ये कई कल्चर्स में एग्जिस्ट करता है, और उनको हमें उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए अगर वो एक अच्छे काम के लिए, लेकिन उनको हमें नोटिस भी करना चाहिए एज अ HR प्रोफेशनल। नंबर 5 आई थिंक ये फेमिनिटी और मेस्कुलिनिटी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जेंडर इक्वलिज्म, ठीक है। इसके अंदर भी वही वाले फीचर्स हैं। जो हाई जेंडर एजेलिटेरियनिज्म का मतलब है कि यू आर मोर लेस मैस्कुलिन, मोर फेमिनिन, ठीक है। एंड लो जेंडर एजेलिटेरियनिज्म का मतलब है कि यू आर मोर मैस्कुलिन, ये मैस्कुलिन है, एंड दिस वन इज फेमिनिन। फिर कंसेप्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का। दिस इज अ न्यू, दिस इज बेसिकली इट वाज नॉट प्रेजेंट इन हॉफस्टेड स्टडी, ये सिर्फ ग्लोब में है। और ये कौन सा इसका नंबर है, आई थिंक दिस इज नंबर 6। This reflects the extent to which a community encourages and rewards innovation, high standards, excellence and performance improvement, ठीक है। जो हाई परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वाली सोसाइटीज होती हैं, जो कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, कंपेटिटिवनेस और मटेरियलिज्म ज़्यादा फोकस होता है, फॉर्मल फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परफॉर्मेंस के साथ फीडबैक का कॉन्सेप्ट हमेशा ज्वाइन होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। वैल्यू वन डज मोर देन हु वन इज, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आउटपुट देना, उसको फोकस किया जाता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्विक और डायरेक्ट होती है। जो लो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन सोसाइटीज होती हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को फोकस दिया जाता है, और इवन रिलेशनशिप्स के चक्कर में परफॉर्मेंस को ख़राब भी किया जा सकता है।
हार्मनी विद द एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट, सुकून, पीस, स्लो लाइफ। फॉर्मल फीडबैक एज जजमेंटल एंड डिस्कम्फर्टिंग, फीडबैक को नापसंद किया जाता है, उसको इंसल्ट भी अक्सर समझा जाता है। वैल्यू हु वन इज मोर देन हु वन डज, ठीक है। एंड एक्सप्लिसिट इनडायरेक्ट सटल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ज्यादा लेटर राइटिंग्स, मेमोज, लंबे चौड़े खतों किताबत, और वो जो जिसे कहते हैं सरकारी खाते, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जो व्हाट्सएप वगैरह पे कम्युनिकेट करना या डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, वो हाई परफॉर्मेंस का भी एक निशानी है। ह्यूमन ओरिएंटेशन, ठीक है, दिस इज नंबर 7। The degree to which an organization or society encourages and rewards individual for being fair, altruistic, friendly, generous, caring and kind to other। altruistic का मतलब है हमदर्दी, दिली हमदर्दी। तो जिन सोसाइटीज में दिली हमदर्दी, एक दूसरे के साथ फेयरनेस, फ्रेंडलीनेस, जेनरोसिटी, केयर, वो जो एक सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा फोकस की जाती हैं, वो सोसाइटीज हाई ह्यूमन ओरिएंटेशन होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, दूसरों का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी प्राइमरी मोटिवेशन है दैट इज बिलोंगिंगनेस एंड एफिलिएशन, एक दूसरे की वेलबींग का ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऑब्वियसली ऐसी सोसाइटीज में जो है वो चाइल्ड लेबरशिप जो है उस पर फोकस जो है वो नहीं किया जाता, और पीपल दे आर अर्ज्ड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे इसका मतलब है ग्लास सीलिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा। जो लो ह्यूमन ओरिएंटेशन सोसाइटीज हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, नीड फॉर पावर एंड मटेरियल पोजेशंस, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर इज एन इशू। अच्छा, वेल बीइंग जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। एंड पीपल आर नॉट सेंसिटिव टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब बहुत हद तक आप लोगों को, हालांकि एग्जाम्पल्स नहीं भी दी मैंने इस ग्लोब वाले चैप्टर में, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही होगी कि कौन सी कंट्रीज कहाँ पे लाई कर रही हैं और कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई नहीं कर रही। दिस इज द नॉलेज दैट यू आर बेसिकली गेनिंग फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज। जो हॉफस्टेड में हमने डिस्कशन की थी, आप उससे भी थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हो कि हाँ जी कौन सी कंट्रीज, चूंकि दोनों ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। हॉफस्टेड और ग्लोब बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे। ग्लोब सिर्फ हॉफस्टेड की स्टडी को, जिसे कहते हैं, उसके ऊपर बेस करते हुए उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट ओरिएंटेशन इज द डिग्री टू विच कलेक्टिवली इनकरेज एंड रिवॉर्ड्स फ्यूचर ओरिएंटेशन बिहेवियर, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। प्लानिंग और डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन, आज के मजे के लिए कल को खराब करना है या कल के लिए आज का मजा खराब करना है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यूचर ओरिएंटेशन पर्सपेक्टिव। तो जो हाई फ्यूचर ओरिएंटेशन सोसाइटीज होंगी वो आज सेव करने की कोशिश करेंगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस को फोकस करेंगी। वहां पे ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव होंगे, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, और मटेरियल सक्सेस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को मिला के इकट्ठा एज अ होल देखा जाएगा। जो लो फ्यूचर ओरिएंटेशन सोसाइटीज होंगी वो आज स्पेंड करने की कोशिश करेंगी, आज का मजा जो है उसको ज्यादा फोकस करेंगी, जल्द से जल्द अचीवमेंट को फोकस करेंगी। इनफ्लेक्सिबल और नॉन अडॉप्टिव किस्म की होंगी, क्योंकि उनको वो फ्यूचर के लिए अपने आप को चेंज करना नहीं पसंद करेंगी, वो आज को जो है वो ज्यादा फोकस करेंगी। व्यू मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एज सेपरेट थिंग। सो दीज आर बेसिकली 8 डायमेंशन। एक लास्ट डायमेंशन है असर्टिवनेस, ठीक है, जिसको मैंने आपको कहा था कि सोसाइटी जो है वो किस हद तक एग्रेसिवली लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, एक दूसरे के साथ कन्फ्रंट करते हैं या एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। सो यू नो कन्फ्रंटेशन इज बेसिकली समथिंग जो एक नेगेटिव सेंस में आती है। इसके साथ एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कोलैबोरेशन। अब ये हो सकता है ना कि समटाइम्स हम कहें कि जिस तरह आपने वो एक स्टोरी पढ़ी होगी कि दो ट्रक ड्राइवर्स आमने सामने एक दूसरे के खड़े हो गए और दोनों इस बात पे तैयार नहीं थे कि कौन अपना ट्रक पीछे करेगा। दिस इज बेसिकली अ कन्फ्रंटेशन, ठीक है। या ये भी हमने देखा कि कई स्टोरीज में कि रास्ता ब्लॉक था और पीछे गाड़ियों की कतार लगती रही, और रास्ता इसलिए ब्लॉक था कि दरख्त गिर गया था और वो गाड़ियों की कतार जो है वो बढ़ती गई, तो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आखिर एक बंदा आया कुल्हाड़ी लेके, उसने कोशिश करनी शुरू की, नहीं उससे हुआ,
लेकिन जब तक सब ने मिल के उस दरख्त को ना हटाया तब तक वो दरख्त नहीं हटा। तो ये एक एक फीचर होता है एक सोसाइटी का कि क्या मिलजुल के काम करना पसंद कर देते हैं या फिर कंपटीशन में आते हैं एक दूसरे से। तो हाई असर्टिव सोसाइटीज दे वैल्यू कंपटीशन, सक्सेस एंड प्रोग्रेस, जबकि लो असर्टिव सोसाइटीज वैल्यू कॉपरेशन एंड वार्म रिलेशनशिप्स। जो हाई असर्टिव सोसाइटीज हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती हैं, जो लो असर्टिव सोसाइटीज हैं वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं। आपको पता होगा कि कई सोसाइटीज, बल्कि आपको शायद इतना अंदाजा हो या ना हो, बट दिस इज अमेजिंग कि कई सोसाइटीज में ये भी बुरा समझा जाता है कि आप एम्प्लॉय को सामने बिठा के उसको कहें कि यू आर फायर्ड। इस हद तक कई सोसाइटीज में जो है ना, आप शायद वो प्रोग्राम है एक अमेरिका गॉट टैलेंट, ठीक है, अगर आपने कभी यूट्यूब पे वो प्रोग्राम देखा हो, उसके अंदर वो साइमन है एक, वो बहुत बेइज्जती करता है जो आते हैं पार्टिसिपेंट समटाइम्स, और बड़ा रूडली उनसे बात की जाती है। अब ये एक ना अमेरिका का कल्चर है विच इज एक्चुअली अ हाई असर्टिव सोसाइटी। अब वही प्रोग्राम जब उसकी फ्रेंचाइज, आपको पता है इंडिया में भी वो प्रोग्राम उस तरह मिलता जुलता प्रोग्राम, या इवन अमेरिकन आइडल है या इंडियन आइडल है, अब उससे मिलता जुलता प्रोग्राम जब चाइना में गया तो एज इट इज वो प्रोग्राम को कॉपी नहीं कर सके वहां पे, क्योंकि उनकी सोसाइटी में इस तरह सबके मुंह पे बेइज्जती करना बहुत बुरा समझा जाता है। So this is an example of how a product needs to be transformed from one society to another. Similarly, the management practices were also transformed from one society to other. अब इवन चाइना में रूल्स एंड रेगुलेशन लीगली भी बने हुए हैं कि आप किसी की ऐसा बेइज्जती उस तरीके से नहीं कर सकते, उसको उसकी जो फेलियर्स हैं उनको इस तरह हाईलाइट नहीं कर सकते, उसकी जो कोताहियां हैं उनको एक खास तरीके से, जिसको कहते हैं सेविंग द फेस। एंड टू सम एक्सटेंड वो चीज़ें हमारी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कि हम एक डायरेक्टली किसी को बुरा कहना या बेइज्जती करना वो चीज़ ठीक नहीं समझी जाती। तो दिस इज द डिफरेंस इन अ कल्चरल डायमेंशन। उसके अलावा भी कल्चरल डायमेंशन है जिनकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ये बेसिकली और स्टडीज भी की गई हैं, और वो बहुत सारी डायमेंशन होती हैं वक्त के साथ साथ। जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिसी बुक्स बनाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस बनाते हैं, परफॉर्मेंस के फॉर्म्स बनाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है आपको। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। ये सिर्फ मैं आपको इसको इसलिए बताना चाहूंगा कि यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। कई सोसाइटीज होती हैं जो टाइम को वैसे ही लेती हैं जैसे टाइम है। 9 o'clock मीन्स 9 o'clock। अगर मीटिंग 9 o'clock शुरू होनी है तो इसका मतलब है 9 o'clock शुरू होनी है। लेकिन कई सोसाइटीज होती हैं विच आर वेरी मच रिलैक्सड इन टाइम। अगर वो कहे जी 10 मिनट में आया तो 10 मिनट का मतलब कतई 10 मिनट नहीं है, उसका मतलब आधा घंटा भी हो सकता है, उसका मतलब घंटा भी हो सकता है। इसी तरह कुछ होती हैं सोसाइटीज या कल्चर्स जहाँ पे आप ना एक बारी में मल्टीपल काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों से भी बातचीत, फोन भी सुन रहे हैं, साथ जो सामने कस्टमर बैठा है उससे भी डील कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ कोई और काम, खाना भी खा रहे हैं फॉर इंस्टेंस। कई होते हैं ऐसे कल्चर्स जहाँ पे एक वक्त में एक काम को अहमियत है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये चीज़ें भी एक दफ़ा आप देख लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। कल्चर के हिसाब से दुनिया को डिफरेंट जो है ना डिवाइड किया जा सकता है रीजन्स में, ठीक है, और वो रीजन्स इस तरह बने कि कल्चर, आपको पता है, इज अ चेंजिंग थिंग। कल्चर एक जैसा नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ इलाकों के ना एक खास किस्म के कल्चर्स बन जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, और फिर उन इलाकों को उन कल्चरों के हिसाब से पहचाना जाता है। जैसे ये एंग्लो कल्चर्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे एंग्लो इंग्लिश कंट्रीज जो होती हैं जहाँ पे इंग्लैंड का काफ़ी अमल दखल रहा, ठीक है, तो वहाँ पे ये कंपेटिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड फीचर्स उसने इंट्रोड्यूस कराए। फिर ये कन्फ्यूजन एशिया जो चाइना को शो करता है जी, कन्फ्यूशियस बड़ा मशहूर फिलोसफर है चाइना में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइना में अगर रिलीजन बुद्धिज्म है तो उस रिलीजन के हट के वहां पे समझो कि कन्फ्यूजनिज्म एक बहुत बड़ा रिलीजन है। हालांकि वो एक रिलीजन नहीं है, वो एक फिलॉसफी है
लेकिन वो उसको वहाँ पे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, रिलीजियसली फॉलो किया जाता है। फिर इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में भी फ़र्क है, ठीक है। इसी तरीके से जर्मेनिक यूरोप, जर्मन्स का एक अपना बड़ा कल्चर और बड़ी इनकी एक जैसे कहते हैं हिस्ट्री है जर्मनी की, और यही वजह है कि जर्मन नेशंस चूंकि अपने आप को बहुत एक सुपीरियर नेशन, जो अराई कह रहा हूँ, आर्यंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से निकला था, ठीक है। तो अपने आप को सुपीरियरिटी की वजह से वो 2 वर्ल्ड वॉर्स भी उन्होंने इनिशिएट की। फिर लैटिन अमेरिका, जो अमेरिका का साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके कल्चर्स के कुछ और डिफरेंट फीचर्स हैं। फिर लैटिन यूरोप, ठीक है, जो यूरोप की ईस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं उनके डिफरेंट फीचर्स हैं। फिर मिडल ईस्ट, ठीक है, मिडल ईस्ट के जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। मिडल ईस्ट जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और जिस तरह। फिर एक नॉर्डिक अमेरिका, जिसको मैंने आपको कहा था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो नॉर्स हैं, ठीक है, उनका एक बड़ा फीचर है। फिर साउदर्न एशिया, ठीक है, और फिर इस तरह सब सहारन अफ्रीका। ये डिफरेंट रीजन्स हैं वर्ल्ड के जिनके कल्चर्स के अंदर काफ़ी कॉमनैलिटी होती है, और वहाँ के जो पीपल हैं बहुत हद तक वो एक तरह से, जैसे सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पे आई थिंक सब कॉन्टिनेंट भी हम मेंशन कर देती है। ऑब्वियसली बहुत हद तक जब ये लिटरेचर लिखा जाता है तो सब कॉन्टिनेंट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक आप लोग भी अपने पास जब ये नोट्स आए तो ये सब कॉन्टिनेंट जो है उसको इसमें इंक्लूड कर लेना, क्योंकि वो भी एक रीजन है। आल्दो इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान की सरहदें काफ़ी हार्ड बाउंड्रीज हैं, लेकिन उसके अंदर ये भी एग्जिस्ट करता है सब कॉन्टिनेंट। कल्चरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कल्चर हमेशा ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। इसमें ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा पार्ट प्ले कर रहा होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स एक मुल्क में बनती है लेकिन दूसरे मुल्क में मशहूर हो जाती है, लोग उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह आपने देखा कि हम लोग हॉलीवुड मूवीज़ या बॉलीवुड मूवीज़ का इन्फ्लुएंस है वो हम देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है। कई साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे कोरियन ड्रामाज, जो साउथ कोरिया के ड्रामाज हैं वो बहुत देखे जाती हैं। आई माई सेल्फ नोटिस्ड के जी मलेशिया में एक बॉलीवुड का एक बहुत हद तक इन्फ्लुएंस है। वो उनकी सब टाइटल्स के साथ उनकी मूवीज़ देखते हैं और उनके गाने गाने की कोशिश करती हैं, वो एक बड़ा उनके ऊपर इम्पैक्ट है। अगर आप देखें तो हॉलीवुड का पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट है, बड़ी फैन फॉल। तो ये चीज़ें भी जो हैं वो कल्चर के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। फिर लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो अपना एक कल्चर साथ लेके जाते हैं, उस कल्चर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो ग्लोबल कल्चर इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और साथ साथ ये भी देखा जाए कि डाइवर्सिटी भी पैदा हो रही है। आपको ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और ये देयर इज अ चांस कि कल्चर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 12 नेशनैलिटीज के लोग हों तो वो डिफरेंट कल्चर्स जो हैं वो देखे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं जिसमें कन्वर्जेंस भी है और डाइवर्जेंस भी है, दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वहाँ पे जो कन्वर्जेंस का जो इशू है उसके हवाले से आप और तरह की स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी। कन्वर्जेंस का मतलब है कि इक्वल हो रहे हैं कल्चर्स, और डाइवर्जेंस का मतलब है कि उनके कुछ फीचर्स जो हैं वो डाइवर्ट हैं, अभी एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके हवाले से हमें जो है वो स्ट्रेटजीज डिफरेंट बनानी पड़ती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर अबाउट कल्चर, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने ये देखा कि कल्चरल एनवायरनमेंट्स डिफरेंट होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं एचआरएम फंक्शंस को, ठीक है। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बिकॉज दे इम्पैक्ट द बिहेवियर्स of the employees in the organization, or that is actually the most important thing to understand the behaviors of the employees, ठीक है। और फिर जब क्रॉस कल्चरल कंपैरेटिव रिसर्च की जाती है तो उससे एम्प्लॉयज़ को ये हिंट मिलती है, मैनेजर्स को इनफैक्ट ये हिंट मिलती है
कि हाउ दे कैन कोप विद द एम्प्लॉयज ऑफ अ फॉरेन कल्चर। ठीक है, जब उनको दूसरे मुल्क में जाके जॉब करनी पड़ रही है। एचआर प्रोफेशनल्स के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो वो एक पूरा जो एचआर का जो स्कीम बनाएंगे, ठीक है, उसके जो डिफरेंट फंक्शंस जो बनाएंगे, उनकी जो पॉलिसीज होंगी, राइट बिगिनिंग फ्रॉम स्टाफिंग टिल कंपनसेशन एंड अदर फंक्शंस, वो इसको सामने रख के डिज़ाइन करेंगे। और वो जो उनकी पॉलिसी बुकलेट बनेगी, आई होप यू आर फेमिलियर विद द टर्म ऑफ पॉलिसी हैंडबुक्स या एच आर पॉलिसीज। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि मैं आपसे शेयर भी करूंगा कुछ पॉलिसी हैंडबुक्स, वो अपने पेरेंट कंट्री में बैठ के भी वो फॉरेन सब्सिडरीज के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, और उसके हवाले से फिर अपना आगे की स्ट्रेटजी वो बना सकते हैं। So I think it's time to complete our lecture one. If you have a question, आप इसमें भी पूछ भी सकते हो। ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको देख लेना, इसको अंडरस्टैंड कर लेना, थोड़ा सा इसको चीज़ों को मेमोराइज भी कर लेना, ठीक है, ताकि ये डायमेंशंस जो है आपके जहन में बैठ जाए। डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर। नो सर, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे हम ना इसको रैप अप करती हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू टेक द सेकंड लेक्चर बिकॉज मेरे यहाँ पे लाइट का इशू है और लैपटॉप की चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म है। सो मैं एक टॉपिक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था। इनफैक्ट इट्स केस स्टडी ऑफ गूगल, कि गूगल किस तरह अपनी रिक्रूटमेंट करता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि उसकी एक आपको वीडियो बना के शेयर कर दूँ, तो आप उसको देख लेना। फातिमा, आप काइंडली ना अटेंडेंस लेके, आई थिंक देर आर 12 पीपल और मे बी 11 पीपल जो मुझे इस टाइम नज़र आ रही हैं, तो इनकी अटेंडेंस लेके ना मुझे व्हाट्सएप कर देना काइंडली, ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, या आपने अटेंडेंस रोल कॉल देखनी है या आप कर लोगी खुद से ही हैंडल? मैंने ये सारे नाम लिखे हैं सर जो क्लास में हैं फिलहाल। हाँ, ये नाम देख के ना ज़रा काइंडली इसको, मैं इससे पहले कि ये सेशन एंड करूँ, आप ना इसको ज़रा लिख लो इन नामों के हिसाब से। मेरा असल में वो दूसरे लैपटॉप में वो शीट है एक्सेल पे जो मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, तो वो भी उसकी ना चार्जिंग जो है वो जल्दी भेज दीजिए जो मतलब ऑनलाइन है उसका। लिख भी लिया वैसे मैंने तो। या फिर हम ऐसा करेंगे, इसकी एक स्नैपशॉट ले लें, कितने नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा तरीका है कि सारे लोग एक ही बारी में हमें व्यू हो जाएं। जी, ये अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई चेंज नहीं है पुरानी डेट में। ठीक है, जो पुराना आपका कैलेंडर है वही चलेगा, जो उसमें जो मिड टर्म की डेट थी, आई गेस जैसे आप कह रहे हो कि 14th है, तो वही डेट आई थिंक चलेगी। ये मैंने स्नैपशॉट ले लिया है, इसमें ये अबीर शेख, फरजाना, फातिमा, हमना आरिफ, हमजा हुसैन, माहीन, मरियम नदीम, मुसव्वर आसिफ, ताबिंदा उमर, अफवाज वास्ती, यमुना नूर और जुमर रऊफ, ये लोग हैं। और कोई इसके हट के और भी है, ज़रा वो भी बता दे जो मुझे सामने नज़र नहीं आ रहा। सर एक और भी था अभी सर, जील नवाज वो चला गया है। चलो ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। मैं ये भी ग्रुप में शेयर करता हूँ, बाद में मैं उसी से कॉपी करके ना, ठीक है। ओके, आई एम साइनिंग ऑफ, माय लैपटॉप बैटरी इज ऑलमोस्ट डेड। ऑनलाइन पेपर होगा जिससे एमसीक्यू बेस्ड, जिससे हमारे लास्ट सेमेस्टर के। सीरियसली अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसलिए जो नहीं आया उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। सर हम ठीक है, तैयारी जैसे ही स्टार्ट कर क्लियर दें। होगी, क्यारी तो स्टार्ट कर दो बेशक, क्योंकि लास्ट कल ही ये मेरी हुई थी बात अपने चेयरमैन से भी, कि उन्होंने कहा कि अभी तक तो एज इट इज़ ही चलेगा। ऑब्वियसली फिर ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जी यू नेवर नो कि अगले हफ्ते क्या नोटिफिकेशन है। तो आप तैयारी इनफैक्ट स्टार्ट कर दो, स्लाइड्स ठीक है। को पढ़ते हैं सर जो आपने प्रोवाइड की। आई थिंक मोर देन इनफ। स्लाइड्स जो है ना वो आपको मैंने दिखाया था, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोडेड है, उनके साथ स्लाइड्स के नीचे ही नोट्स लिखे हुए हैं। तो जो जी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो वहीं पे अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको जेहन में बिठाना पड़ेगा ऑब्वियसली,
और जो MCQ स्टाइल ऑफ पेपर होता है उसमें आपको पता है कि अगर आपने वैसे ही गो थ्रू किया हो अंडरस्टैंडिंग के साथ तो आप उसको सॉल्व कर लेते हो। बाकी आप लोगों का एक दूसरा भी तरीका है जिसको जाहिर है मैं तो नापसंद करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली वो तरीका आप लोग उससे रोकोगे भी नहीं। तो इंशाल्लाह सर, ठीक है, अच्छा चल है। ओके जी, सी यू, अस्सलाम वालेकुम।